हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम है आप सबका। वेलकम है सर की महफिल में, हमारी अकाउंटिंग सीरीज की महफिल में। तो आज फिर लेके आ गए आपके लिए एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप लोग को सपोर्ट करने के लिए, एग्जाम रेडी करने के लिए। आज लेके आया हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS 16 लीजेस। तो इसका भी काफ़ी डिमांड था कि सर लीजेस लाओ, लीज बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो देखते हैं क्या है इसके नुआंसेस, क्या है इसकी बातें, कितना मुश्किल है ये और कितना आसान है ये। तो स्टार्ट करें बच्चों, आपके दोस्त मेंटोर ACCA CMA मोहित अग्रवाल के साथ। ठीक है सर, स्टार्ट करिए। चलो स्टार्ट करते हैं बातें। नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए IFRS 16 लीजेस। तो बड़े प्यारे प्यारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस सीरीज में मैंने कवर करे अभी तक। चाहे डेफर्ड टैक्स की बात करो, DTA DTL बड़ा टफ लगता है। देखो मेरी क्लास, पूरी क्लास देखना, आधी अधूरी नहीं, मजा आएगा। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑल मेजर पोर्शन इज कवर्ड। तो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग डेप्थ में बच्चों कवर किए हुए हैं, और उसी सीरीज में आ गया है लीजेस। और लीजेस में बात करें तो क्या है IFRS 16। तो बच्चा, सबसे पहले ही ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि लेसी कौन है, लेसर कौन है, या लीजेस क्या है, लीजेस के बारे में बात करता है। देखो, मैं बड़े सिंपल से एग्जांपल से इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, और जैसे ही अपन स्टार्ट करेंगे वैसे ही ओवर हो जाएगा। जो बच्चा स्टार्टिंग की 5-10 मिनट की बात होती है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सोल होती है, वही जान होती है। उसके बाद तो बातें हैं, और बातें तो अपन करते ही रहते हैं। क्या है सर, कहानी क्या है, कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है लीज का। तो बच्चा, लीज ना आपका रेंट है। जैसे रेंट हर कोई समझता है, ये लीज एक हैवी सा टर्म है। रेंट का ही एक हैवी नाम, एक बड़ा नाम लीज है बच्चा। जैसे एक बात करें, एक कंपनी कंपनी ए ने कंपनी बी को, मान लो रिलायंस ने, अब एयरटेल को, रिलायंस ने अपना टावर एयरटेल को रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया। देखो, रेंट जनरली शॉर्ट टर्म होती है, 6 महीने 11 महीने, बट लीज शॉर्ट टर्म नहीं है। लीज में जो पीरियड ऑफ यूज है वो जनरली लॉन्ग टर्म रहेगा, 5 साल 10 साल। तो ये एक बड़ा डिस्टिंग्विश फैक्टर है रेंट में और लीज में। हालांकि बहुत सारी बातें डिटेल में करेंगे, बट लीज को ना आप अपने लेवल पे, एग्जाम के लेवल पे बच्चा रेंट ही समझो, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, रिलेट कर पाओगे। अरे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटेबिलिटी। और क्या, दुनिया में बातें तो बहुत है, कंसेप्ट तो बहुत है, बट जैसे जाकिर साहब क्या कहते हैं, जाकिर साहब कहते हैं कि दोस्ती में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चैलेबिलिटी। चल भाई चल, बिना पूछे अपन चलते हैं। वैसे ही कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटेबिलिटी। क्या मैं इस कंसेप्ट से रिलेट कर पाता हूं। मुझे लीज से रिलेटेबिलिटी शायद ना मिल पाए, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, बट मैंने रेंट तो देखा है। कई बच्चे तो रेंट पे रह ही रहे होते हैं, घर ले रेंट पे रूम लेके रह रहे होते हैं। तो बच्चों, आपको इससे समझना है कि क्या चैनेबिलिटी है, क्या रिलेटेबिलिटी है। आपने किसी से रेंट पे घर ले लिया, आप उसको क्या दे रहे हो, रेंटल पेमेंट्स दे रहे हो, रेंटल पेमेंट्स दे रहे हो। इसी को हम क्या बोल देते हैं, लीज पेमेंट। उसने आपको क्या दे दिया, घर यूज करने का राइट दे दिया, इसी को क्या बोलते हैं, राइट टू यूज। तो एक जना आपको ओनरशिप नहीं दे रहा है, एक जना आपको राइट टू यूज दे रहा है, और दूसरा आपको उसके बदले पैसे दे रहा है। भाई, आपने अपने दोस्त को बाइक दे दी, ले दोस्त तू बाइक ले ले। उसे घूमने फिरने के लिए बाइक चाहिए थी, उसने तुमसे बाइक पे ले ली। तुम्हारी बाइक पे ही तुम्हारा दोस्त घूमता है, जहां लेके जाता है उसी की हो गई है। तो एक तरीके से ये भी तो लीज ही हो गई। भाई, बदले में हो सकता है वो आपको कुछ सपोर्ट कर देता हो, कुछ कंसीडरेशन दे देता हो, तो करेंगे डिटेल में बात उसके लिए। बट लीज का मतलब यही है। एक बंदा कौन है, लेसी, और एक है लेसॉर। क्या सर हैवी हैवी टर्म्स में पढ़ना, भाई वही लैंडलॉर्ड, ओनर और टेनेंट। ओनर और टेनेंट मैं तो ऐसे समझता हूं, एक जना ओनर है, भाई कोई दिल का मालिक है, कोई दिल का रेंट टेनेंट है। समझते हो, भाई कईयों को अपने दिल में बसा रखा है ना आपने, बिना किराए के। तो समझो बात को, ऐसे ही नहीं दे देते ये दिल हर किसी को, बड़ा अनमोल है बच्चा। एक एक्सचेंज होना चाहिए। तो क्या कहता है, लेसी और लेसर। लेसी कौन है, द वन हु टेक्स द असेट ऑन लीज एंड पेज रेंट और लीज पेमेंट। भाई वो तो किराया भी नहीं देते, फ्री में रहते हैं इस दिल में। तो जिनको आपने अपने दिल में रखा हुआ है उन्हें क्या बोलेंगे, लेसी। जिनको जगह दे रखी है, दिल आपका, ओनर आपका, रहता कोई और है,
तो जो वो रहता है, फ्री में रह रहा है चाहे, उसे क्या बोलेंगे? लेसी। बट यहां पे हमारे एग्जाम्पल में क्या है? कोई रेंट, कोई किराया, कोई बात, कोई जवाब, कुछ तो वो दे बदले में। नहीं, कुछ तो बात होनी चाहिए। तो वन हु टेक्स द असेट ऑन लीज, जो लीज पे असेट को ले रहा है, भाई दो पार्टी हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, मेरे दोस्त। कंपनी ए इसको क्या दे रही है? इसको दे रही है असेट को यूज करने का राइट, राइट टू यूज। रिलायंस ने एयरटेल को अपना टावर, अपनी बिल्डिंग लीज पे दे दी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और इसके बदले ये क्या देते होंगे? पैसे देंगे। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। और जो दे रहा है, गिवर जो है और एक टेकर है, दुनिया का फंडा यही है। जो दे रहा है गिवर, वो क्या कहलाएगा? लेसोर। लेसोर, इसको क्या बोलेंगे? लेसोर। भाई जिसका दिल है वो लेसोर है, और जिसके दिल में रह रहे हो, जिसके दिल को यूज कर रहे हो जैसे चाहो, बिना ब्याज के, तो उसे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? लेसी बोलेंगे। अच्छा सर, तो क्या डिफरेंस है सर लेसोर और लेसी में? कुछ नहीं। लेसोर इज द ओनर ऑफ असेट। तो कितना सिंपल हो गया, ये कंसेप्ट सुन लो 5-10 मिनट बाद। और लेसी इज द यूजर ऑफ असेट। याद रखोगे इस बात को? जो दिल में रह रहा है, जरा हाथ लगाओ अपने दिल पे। आपके दिल में कोई रह रहा होगा भाई? हो सकता है कोई नहीं तो सर रहते हो आपके दिल में। हमें दो थोड़ी जगह। हम तो रेंट भी पे करते हैं, आते रहते हैं आपसे, मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ लाते रहते हैं आपके लिए। तो प्यार तो दोनों तरफा है हमारा। तो हम, आप हमारे दिल में, हम आपके दिल में। तो जो दिल में रह रहा है वो क्या है? लेसी। और जिसका दिल है, जो ओनर है, वो है लेसी, लेसोर। ठीक है, ओनर या टेनेंट। ओनर टेनेंट, बस ऐसे समझो। रेंट का, लंबी रेंट इज अ लीज। लॉन्ग टर्म, ऐसे हालांकि लॉ ऐसे नहीं डिफाइन करता, बट लॉन्ग टर्म रेंट इज अ लीज। मेरे को तो ऐसे समझ आता है। अगर मैं आपके एज में आपकी बात करूं, आपके लेवल पे बात करूं, तो ये मुझे सबसे ज्यादा चैलेबिलिटी लगती है, रिलेटेबिलिटी लगती है। भाई कंसेप्ट का क्या है? देखो, कंसेप्ट 19-20 चल जाएगा। ये भी जाकिर साहब की बात कह रहा हूं मैं। आजकल से बड़े छाए हुए हैं, हमारे इंस्टाग्राम फीड पे भी खूब आ रहे हैं। बट बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत रिलेटेबल बोलते हैं। वही उन्हीं बातों को मैं बता रहा हूँ आपकी, उन्हीं की बातों को अपने धंधे में डाल रहा हूँ, अपने नजरिए में डाल रहा हूँ कि कंसेप्ट भी 19-20 चल जाता है, बट रिलेटेबिलिटी 21 होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, इंसान 19-20 नहीं चलेगा, काम 19-20 चल जाएगा, इंसान 21 होना चाहिए। बहुत सही बात है भाई। एटीट्यूड, उसका बिहेवियर बहुत मैटर करता है भाई। कई बार दोस्त होते हैं नालायक होते हैं, घर वाले कहते हैं क्या नालायक दोस्त है, उसके घर वाले तुम्हें कह रहे हैं नालायक, दोनों एक दूसरे को नालायक कह रहे हैं। बट जो एक दूसरे के प्रति इंटेंट है, वो आप दोनों को पता है। एक दूसरे के प्रति आपकी जो प्योर इंटेंट है, जो मालूम है कि फंसेंगे जरूरत में तो वही काम आएगा, वो साथ रहेगा, चाहे कर पाए ना कर पाए, खड़ा रहेगा, अपने पीछे रहेगा, अपने साथ रहेगा, हर लड़ाई में आगे रहेगा। तो वो रिलेटेबिलिटी क्रिएट करती है। और यही चीज यहां भी समझो बच्चों, इस फंडे को, कि जब आप कोई कंसेप्ट समझते हो, तो हो सकता है कंसेप्ट की इनडेप्थनेस ना समझते हो, बहुत ज्यादा नुआंसेस ना समझते हो। अगर आप एग्जैक्टली जाओगे तो आप बिल्कुल कह दोगे सर रेंट नहीं है, बहुत ज्यादा फाइट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, इट्स डिबेटेबल। बट व्हाट डज मैटर मोस्ट इज द रिलेटेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट। कितना रिलेटेबल है मेरे से, मेरे को, मेरे लाइफ में काम क्या आएगा? रिलेटेबिलिटी। कंसेप्ट की एक्सपर्टाइज नहीं। आगे जाके तो सब कुछ ओपनली, कंसेप्ट तो सब ओपनली अवेलेबल है। कितना अपन रिलेट कर सकते हैं, उतना याद रखेंगे, उतना एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखो, लेसर और लेसी, लेसर इज अवर ओनर, लेसी इज अवर टेनेंट, यूजर ऑफ द एसेट। वो दिल को यूज कर रहे हैं, ये दिल के होल्डर है। इनकी अकाउंटिंग नहीं पढ़नी एफआर में, इनकी एसबीआर में पढ़नी होती है। तो अभी तो एफआर के लेक्चर लाया हूं, जब एसबीआर की लाऊंगा सीरीज, तब एसबीआर में पढ़ाऊंगा इनकी। ये लेसी की है। बस एफआर में फोकस ही बड़ी अच्छी बात हो गई, काम कम हो गया। अपने एफआर में फोकस ही सिर्फ रहने वाले का है दिल में। तुम रहते हो हमारे दिल में, तो जो रहते हैं हमारे दिल में उनकी अकाउंटिंग करेंगे। कौन रहता है हमारे दिल में, ये तो आप बताओ। ठीक है, तो समझ आ गया? लेसी, द वन हु टेक्स द एसेट ऑन द लीज एंड पे रेंट एंड लीज पेमेंट्स। तो देखो, ये बदले में क्या दे रहा है? एलपी, लीज पेमेंट्स बोलते हैं इसको। ये जो हमारी एयरटेल है, हमारे एग्जाम्पल में अपन ने इसको क्या माना? इसको रिलायंस माना अपन ने। ठीक है भाई, रिलायंस कोई छोटी कंपनी तो नहीं है ना, जानते हो, रिलायंस पे रिलाय करते हो। और ये कौन सी है हमारी? ये भी है आजकल
जियो ने हिला रखा है इनको, एयरटेल वालों को। तो ये एयरटेल है, रिलायंस ने कहा लो जी लो, आपको टावर चाहिए हमसे ले लो, ऑफिस चाहिए हमसे ले लो। टावर भाई रिलायंस के पास कमी थोड़ी है बिल्डिंगों की, बिल्डिंग ही लगा रखी। इनका नाम सुनते ही इंफ्रास्ट्रक्चर दिमाग में आता है बड़ा सा। रिलायंस टावर, एयरटेल, एयरटेल लीज पेमेंट, दोनों का कारवा चलता रहता है, गिवर टेकर गिवर टेकर, एक दे रहा है एक ले रहा है, यही जिंदगी का कारवा है। तो ये आपके लिए एग्जांपल है। कंपनी ए टेक्स अ कार ऑन लीज फ्रॉम कार लीजिंग लिमिटेड, एक लीजिंग कंपनी है कार लीजिंग लिमिटेड। तो कंपनी ए कौन है? लेसी। और इसी की अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, कंपनी ए की, एयरटेल की अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, ना कि रिलायंस की। सर रिलायंस की क्या पढ़नी नहीं है? कभी पढ़ोगे, वक्त आएगा थोड़े और बड़े होने के बाद पढ़ोगे। आसान है वैसे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, पहुंच जाओगे वहां तक। अच्छा, अब मैं लेके आ गया, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एसबीआर में बनता है, लीज की डेफिनेशन। एसबीआर में डेफिनेशंस पे बड़ा फोकस रहता है, इस लेवल पे इतना फोकस नहीं है डेफिनेशंस पे, बट आगे के लेवल पे आप देखोगे तो हमारा एग्जामिनर बहुत पूछता है, इंटांजिबल एसेट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना बना के पूछ लेगा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पे, लीजेस पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है या लाइबिलिटी है, डिफाइन करो क्या है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी बातें आगे के लेवल पे आती है, मजेदार वाली, पढ़ते हैं उसको हम आगे। बट अभी के लिए बात करें तो आ जाते हैं अपनी चैलेबिलिटी पे, रिलेटेबिलिटी पे। कहता है लीज को आइडेंटिफाई करो। अच्छा, अब ये कंसेप्ट क्या है? कहता है क्या हर ट्रांजैक्शन लीज है या नहीं है, कैसे पता लगे? कहता है कोई चीज लीज बनेगी तब आईएफआरएस 16 में आएगी, और लीज बनने के लिए 4 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। जब ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब लीज बनेगी, वरना लीज नहीं बन सकती। सर लीज नहीं बनेगी तो क्या होगा? तो वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक नॉर्मल सा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको आप नॉर्मल अकाउंटिंग करोगे। बट अगर वो लीज बन जाती है तो आईएफआरएस 16 लगेगा। सर समझ नहीं आई बात, समझो, समझाएंगे, समझाने के लिए आए हैं हम, दिल लगाने के लिए आए हैं, दिल लगेगा कैसे नहीं, कोशिश तो करो, बात तो सुनो हमारी। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन सब यूज करते हैं, ओला, उबर, रैपिडो, अपन यूज करते हैं। तो एक दिमाग में क्वेश्चन डाल रहा हूं आपके, बस इसको ध्यान रखना। मैंने एक मान लो उबर यूज करी, यहां से गया, कहीं जाना था किसी के घर पे, किसी से मिलने जाना था मुझे, ठीक है, बताएंगे बाद में। तो जब उनसे मिलने जाना था तो हमने उबर बुक कराई, यहां से गए हम उनके घर तक। तो बताओ बच्चा, ये जो मैंने उबर बुक कराई, उबर मैंने लीज पे ली या नहीं ली? देखते हैं। कहता है 4 चीजें होनी चाहिए। राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ असेट। क्या क्या राइट टू कंट्रोल है? क्या मतलब होता है राइट टू कंट्रोल का? कहता है लीज तब बनेगी कि राइट टू कंट्रोल हो, एक आइडेंटिफाइड असेट हो, एक पीरियड ऑफ टाइम हो, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन हो। ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होंगी तब कोई चीज लीज बनेगी, वरना सिंपल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। भाई मैंने उबर जो बुक कराई, उबर में एक आइडेंटिफाइड असेट है, भाई एक टैक्सी है, अपने पास एक टैक्सी आई है, अपन पेमेंट भी करते हैं, अपन कुछ समय के लिए उसको यूज करते हैं, तो ये तो फुलफिल होता हुआ लग रहा है। मतलब ओला उबर जो आप ये जो बुकिंग करा रहे हो, ये डे टू डे बेसिस पे करे जा रहे हो बुकिंग, इसकी भी आईएफआरएस 16 में आना चाहिए ऐसे तो। मतलब इसकी भी अकाउंटिंग आईएफआरएस 16 से। अब बैठ के आप अकाउंटिंग करो, राइट टू यूज बनाओ, लीज लाइबिलिटी बनाओ, ये कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फॉलो करो। अगर ये फॉल हो जाती है तो करनी पड़ेगी, क्या करें सर? इतनी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग में जाने से बढ़िया तो अपन ओला उबर यूज करना ही बंद कर देंगे, हम तो राइड ही नहीं लेंगे सर, पैदल चले जाएंगे सर, मेट्रो से चले जाएंगे। चलो अभी घबराओ मत, क्वेश्चन समझो सर का क्वेश्चन क्या है कि क्या हर चीज लीज है? जो भी चीज ले ली वो लीज है क्या? भाई उन्होंने हमसे ले लिया आईफोन, हमारा फोन वो यूज करते हैं, हमारा फोन उनके पास रहता है, कहते हैं ये अब हमारा है, तो क्या ये लीज बन गया? तो लॉ क्या कहता है? राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सचेंज। तो बहुत सिंपल है कि राइट टू कंट्रोल द यूज मतलब असेट के ऊपर कंट्रोल किसका है, देने वाले का या लेने वाले का? मैं जैसे अपने एग्जांपल में बताया था, मैंने अपने दोस्त को बाइक दी और मैंने ये बोल दिया कि भाई अब ये तेरे कंट्रोल में है, तो दोस्त के कंट्रोल में कब मानी जाएगी? वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है।
उसके पास खड़ी है, उसको रात को 12 बजे मन है, वो 12 बजे बाइक उठा के निकाल के लेके जा सकता है, मेरा मेरा कोई उसमें से नहीं होगा। उसके पास उसकी लोकेशन पे बाइक रहती है, वो जब चाहे उस बाइक से कुछ भी करना चाहे, कभी इधर कभी उधर, जहां जाना चाहे जा सकता है। बाइक मेरी है, ओनरशिप मेरी है, बट अभी उसके पास कंट्रोल ट्रांसफर है। ओनरशिप और कंट्रोल एक सेपरेट कंसेप्ट हो गया। आइडेंटिफाइड एसेट तो फिक्स्ड एसेट है, वही एसेट है, बाइक एक ही है, उसकी स्पेशलाइज्ड बाइक है, वही बाइक वो यूज करता है। ऐसा नहीं है कि मैं उस बाइक को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं या चेंज कर सकता हूं, वो बाइक स्पेसिफाइड उसके कंट्रोल में है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो लंबे समय के लिए उसने ले रखी है, मान लो 6 महीना, 1 साल, एक लंबे समय के लिए उसने उसको बाइक को लिया हुआ है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया हुआ है। ऐसा नहीं कि अभी आया 15 मिनट बाद दे गया बाइक। इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, बदले में मान लो वो कुछ ना कुछ हमें कंसिडरेशन देता रहता है, कभी कोई पार्टी दे दी, कभी रिचार्ज करा दिया फोन में, तो बदले में कुछ ना कुछ करता रहता है, यही दोस्ती चलती रहती है। तो ये चारों हमारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब जाके लीज बनेगी और IFRS 16 लगेगा। देखो ओला उबर के एग्जांपल पे वापस आते हैं, क्या क्वेश्चन वहीं का वहीं, इतना समझाने के बाद कि दोस्त को बाइक दी, अगर उसके कंट्रोल में है वो यूज करेगा बाइक को, तब तो उसका है, बल्कि हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहे बाइक को बुला सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरी बाइक से कि भाई ये बाइक दे जा, दूसरी बाइक ले जा, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या हमारा उस बाइक पे कंट्रोल चलता है, हमारे हिसाब से वो बाइक चलेगी, कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, कहां लेके जानी है, कहां नहीं लेके जानी, किस टाइम लेके जानी है, अगर सारा हमारे कंट्रोल में है तो बाइक होने के बाद भी उसकी नहीं है भाई, वो होने के बाद भी हमारे नहीं है। जब हैं किसी के कंट्रोल में तो वो बात अलग हो जाती है। होता ना कई बार इंसान साथ आपके है, पास आपके है, ख्याल किसी और के, तो बड़ी दिक्कत है। ऐसे ही थोड़ी इतने केसेस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन लेके आए हैं सर, क्या लाए हो? इज एन ओला उबर कॉन्ट्रैक्ट लीज अंडर IFRS 16? तो लॉ क्या कहता है बाबू मेरे? कहता है नहीं, नहीं है, नहीं है, नो सर, नो। हाँ, रीजनिंग देखो, पहले हर बात पे मैं रीजन लाया हूं। नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट, पहली बात तो कहता है ओला उबर एलोकेट्स एनी अवेलेबल कार, कोई स्पेसिफाइड कार थोड़ी, कैंसिल होगी तो दूसरी पूल ऑफ कार में से कोई कार आपको एलोकेट होगी हर बार। तो ओला उबर एलोकेट्स एनी अवेलेबल कार एंड ड्राइवर व्हेन अ राइड इज बुक, द कस्टमर डजंट चूज और कंट्रोल अ स्पेसिफिक कार, सो देयर इज नो आइडेंटिफाइड, इट्स अ जेनेरिक पूल ऑफ कार। आप नहीं कहते, दोस्ता ने आके कहा कि मुझे यार ये बाइक चाहिए तेरी, यही चाहिए, रॉयल एनफील्ड की मेट्रॉइड बाइक चाहिए, हायाबुसा चाहिए, जो भी चाहिए, तो मिटियोर चाहिए, सॉरी रॉयल एनफील्ड मिटियोर। So there is no identified asset, it's a generic pool of asset, fail, not an identified asset. Right to control the use, the driver decide the route, अरे अपने बस कंट्रोल भी नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं? अपन के बस क्या कंट्रोल है? अपन बोल सकते हैं भैया एसी चला दो, भैया अपने हिसाब से हम रूट लगाएंगे मैप के थ्रू, जैसे हमें लेके जाएंगे डायरेक्शन, हम थोड़ी डायरेक्शन देते हैं भैया ऐसे वैसे ऐसे करो, वो अपनी डायरेक्शन फॉलो कर। राइडर कैन नॉट डायरेक्ट हाउ और फॉर व्हाट पर्पस द कार इज यूज्ड आफ्टर द ट्रिप, और ट्रिप के बाद क्या होगा हम क्या जाने, जितना सफर था वो सफर के बाद अपना और उसका मामला खत्म। ये तो एकदम प्योर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन, आपने कोई बस में गए, हर जगह किसी के घर 10 मिनट रहे, 15 मिनट रहे, कोई बस में ट्रेवल किया, तो लीज थोड़ी हो गई वो। तो वही तो कहता है द ड्राइवर डिसाइड द रूट, the rider cannot direct how or for what purpose the car is used after. The rider gets a service, not a contract of the car, it's a service, it's just a service of transportation. You are transporting पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू आर नॉट, कार से तो मतलब ही नहीं है, कार से रिश्ता ही नहीं है। अपन उस कार पे फोकस कर रहे हैं, ओला उबर की कार से मतलब नहीं है, अपन अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट कार का ही नहीं, अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रैवल का है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अपन को यहां से वहां की छोड़ने की सर्विस मिल रही है, यहां से गोवा जाने की सर्विस दे रहे हैं वो। तो ओला एंड उबर कॉन्ट्रैक्ट लीज अंडर पीरियड ऑफ यूज, even though there is a ride is for a fixed time or distance, it is still a short term transport service, not a right to use over a period, but even if this is passed, both above fails, still not a lease. चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पीरियड ऑफ टाइम को पास मान भी ले, आप लड़ भी लो, तो भी कहता है ऊपर के दो तो फेल हो गए, वैसे ही लीज नहीं है, बाकी इतना शॉर्ट पीरियड को पीरियड कैसे मान सकते हो? तो कंक्लूजन, an Ola Uber ride is not a lease under IFRS 16, it is a service contract,
not a contract that conveys right to control the use of an identified as asset. Even if a supplier adds a protective clause in the contract, it does not mean customer lost control. अच्छा, ये एक सेपरेट पॉइंट है. यहां तक मेरे ऊपर वाले क्वेश्चन का था, ये अभी रुक जाओ, इस पे भी आ रहा हूं, ये भी थ्योरी के लिए बता रहा हूं आपको. ये सेपरेट पॉइंट है बच्चों, ऊपर से अलग है, इसको अलग मानना, ठीक है. प्रोटेक्टिव क्लॉज. अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप ना कुछ क्लॉज लगा देते हो. जैसे मैंने अपने दोस्त को बाइक दी, मैंने कहा भाई तू बाइक तो ले जा, बट इस बाइक को तू कभी भी 80 किलोमीटर या एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर मत चलाना. अपन ने 80 फिक्स कर दी, 90 फिक्स कर दी, 100 फिक्स कर दी. कहा कि इससे ऊपर इसकी स्पीड नहीं जानी चाहिए. या इस बाइक में कोई इलीगल एक्टिविटी मत करना. इस बाइक को ड्रंक ड्राइव करके ड्राइव मत करना, नशे मत करना, इसमें गलत काम मत करना, इलीगल काम मत करना. मैंने कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव क्लॉज लगा दिए, हालांकि लीगली भी अलाउड नहीं है वो, अपन ने प्रोटेक्टिव क्लॉज लगा दिए. स्पेसिफिकली हमने बाइक की प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्लॉज लगा दिए कि आपको ध्यान रखना है कुछ चीजों का. तो बच्चा, क्या ये प्रोटेक्टिव क्लॉज का मतलब ये है कि कंट्रोल आपका नहीं है, सप्लायर का है? तो लॉ यहां पे बिल्कुल क्लियर हुआ, बोलता है कि प्रोटेक्टिव क्लॉज असेट को बचाने का क्लॉज कंट्रोल नहीं छीनता आपसे. अरे कैसे यूज करना है वो आपके हाथ में ही है, बट बाउंड्रीज सेट करी गई हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द असेट. ऑब्वियस है वो तो, जिंदगी में हर जगह बाउंड्रीज तो डाली ही जाती है ना भाई. आपने कोई कार ली, जूम कार, और आप ले गए ट्रिप पे, घूमने चले गए, किसी से बाइक आपने रेंट पे ले ली. आजकल जाते हैं ना लेह लद्दाख, बड़े बड़े ट्रिप पे जाते हैं लोग 6-6 महीने. वो भी आ जाएगा यहाँ पे, लीज हो गया वो तो प्रॉपर. आप 6-6 महीने के लिए कार ले रहे हो, स्पेसिफिड कार है, आपकी मर्जी है कैसे करना है. जो ट्रिप व्रिप पे अपन कार लेके जाते हैं, बाइक लेके जाते हैं, अब वहां पे वो रेस्ट्रिक्शन लगा के देते हैं. तो इसका ये मतलब थोड़ी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं. कंट्रोल तो यूज तो आप करोगे ही करोगे. मान लो आप और मैं यहां से चल दिए मनाली की ओर, अपन ने निकाली कार और बना लिया 20-25 दिन का ट्रिप, 1 महीने का ट्रिप. अपन घूम रहे हैं अलग अलग जगह पे, बड़ी सुंदर सुंदर वादियां हैं, अलग अलग वादियों में. तो प्रोटेक्शन तो देखोगे. तो प्रोटेक्शन क्लॉज कंट्रोल नहीं छीनता. प्रोटेक्टिव, याद रखना, थ्योरी में पूछ ले 2 मार्क्स के लिए. अगर लेसी ने लेसर पे ओनर, अब देखो समझ नहीं आ रहा ना, ओनर ने टेनेंट के पे असेट जो दिया, उस असेट पे प्रोटेक्टिव क्लॉज लगा रखे, तो उससे कंट्रोल लॉस नहीं होगा. अभी भी कंट्रोल किसके पास माना जाएगा? टेनेंट के पास. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं. सर अकाउंटिंग किसके पढ़ाओगे? सिर्फ लेसी की. और क्या अकाउंटिंग पढ़नी है? तो कुछ नहीं, अकाउंटिंग में कुछ है ही नहीं, बता देता हूं जल्दी से. देखो, जैसे लेसी इनिशियल मेजरमेंट क्या करे? इनिशियल मेजरमेंट जब पहली पहली बार उसके पास एसेट आया तो क्या करे? आपने बाइक ली रेंट पे, आप क्या एंट्री करोगे? 5 साल के लिए एयरटेल ने टावर लिया रिलायंस से, क्या एंट्री करेगा? तो लॉ कहता है आपके पास जो एसेट आया ना, उसको हम एक नाम देंगे आरटीयू, राइट टू यूज. आपके पास जो एसेट आया उसको बोलेंगे आरटीयू, राइट टू यूज. तो जो देखो, असेट आया तो असेट एक तरीके से आपका असेट है, ये एक लंबे समय के लिए असेट है, ये रेंट नहीं है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि असेट को रिकॉर्ड नहीं करो. जनरली आप बिल्डिंग रेंट पे लेते हो तो बिल्डिंग को रिकॉर्ड नहीं करते हो बुक में. आप एंट्री क्या पास करते हो? रेंट पेड, डेबिट, रेंट, क्रेडिट, कैश. आपने एक एसी मान लो अपने घर में रेंट पे लगवाया, तो आप एसी को अपना असेट नहीं मानते हो. आप क्या करते हो? रेंट जो पे कर रहे हो वो रेंट पे करते रहते हो. जो खर्चा है उसको, जो भी पेमेंट कर रहे हो उसे एक्सपेंस मान के कैश को क्रेडिट करते रहते हो. बट यहां अकाउंटिंग ऐसी नहीं है. तभी तो ये IFRS 16 आया. कहता है आप इसको असेट कितना दिखाओगे? एक तरीके से भाई अल्टीमेटली मेजॉरिटी हक सब कुछ आपका है. ये असेट सब्सटेंस में असेट आपका है. लीगली आपको ओनरशिप किसी के हाथ में होने से क्या होता है? चाहे सिर्फ ओनर ओनर रह गया, भाई हो सकता है ओनरशिप आपके घर वालों के पास हो, सब कुछ हक सारा आपका घर वालों पे हो, बट आप कंट्रोल किसी और से हो रहे हो, बात किसी और की सुनते हो, इशारे किसी और के मानते हो.
ख्याल किसी और के रखते हो, ध्यान किसी और का रखते हो, तो कंट्रोल तो उनके पास है ना आपका। तो आप उनके एसेट हो, घर वालों के एसेट नहीं हो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी ओवर लीगैलिटी। तो आरटीयू दिखाया जाएगा, क्रेडिट क्या कर दोगे, तो लॉ कहता है क्रेडिट कर दोगे लीज लाइबिलिटी। क्या सर? लीज लाइबिलिटी। आपकी जितनी भी लीज लाइबिलिटी है, मतलब ये फ्री में तो है नहीं, तो कहता है ये आप क्रेडिट कर दोगे, और ये क्या बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर लीज पेमेंट्स। याद रखना प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आता होगा सबको। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जितनी भी लीज पेमेंट्स हैं, आप जितनी भी लीज पेमेंट्स करने वाले हो, उन सारी लीज पेमेंट की आज प्रेजेंट वैल्यू। एक तरीके से लोन दिखा रहे हैं, असेट टेकन ऑन लोन की एंट्री है। मतलब आपने लोन पे जब कोई असेट लेते हो तो क्या है? डेबिट असेट क्रेडिट लोन, वही है। लोन का अमाउंट कैसे निकलेगा? जितनी फ्यूचर में पेमेंट करनी है, 5 साल मुझे पेमेंट करनी है, हर साल लाख लाख रुपए पे करनी है, तो एन्युटी बन जाएगा। एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, पेमेंट एडवांस में भी हो सकती है, अरियर में भी हो सकती है। एडवांस में भी हो सकती है, अरियर में भी हो सकती है। अच्छा, कोई डाउन पेमेंट करी, कैश में करी, तो वो भी अलग से आ जाएगा। इफ यू मेड एनी डाउन पेमेंट, क्रेडिट कैश। हो सकता है ना इनिशियली आपने कोई डाउन पेमेंट भी करी हो लीज के स्टार्ट में, पेमेंट एट द स्टार्ट, तो वो लीज लायबिलिटी में आएगी नहीं, क्योंकि लीज लायबिलिटी से फ्यूचर लीज पेमेंट लेती है। तो जो इनिशियल पेमेंट है उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। मान लो आपका आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आता है, आप हर साल 10-10 हज़ार रुपए पे करोगे। आपने एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, मान लो ये निकल के आया 40,000, $40,000। और $40,000 तो ये निकल के आया, प्लस आपने 5,000 आज कैश भी दे दिया, सामने वाले को डाउन पेमेंट अभी कर दी, तो टोटल आपके लिए एसेट कितने का पड़ेगा? 45,000। अनवाइंडिंग, डिसमेंटलिंग हर जगह ये पढ़ते हो, तो एसेट आपका कितने का पड़ा? 45,000 का। दोस्त मेरे, एसेट कितने का पड़ा? $45,000। ध्यान रखना, एसेट आपका पड़ा प्यारे मेरे $45,000 का, और जो लाइबिलिटी है वो 40 की सर पे चढ़ी हुई है। लाइबिलिटी मतलब जो देनी है, जो उतर गई है वो लाइबिलिटी नहीं होती, जो देनी होती है वो लाइबिलिटी होती है। और जो दे चुके हो वो तो असेट। तो भाई तुमने 5 दे दिए, 40 और दोगे तो 45 का पड़ा ना असेट। तो भाई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कंसेप्ट भी तो ऐसे ही होता है। तो असेट कितने का पड़ा वो यहां पे हो गया। ठीक है सर, जिक्र तो सही है सर, इसकी बात तो सही है आपकी, हल्की हल्की, और यही बात मैं यहां लिख के लाया हूं। कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द लीज द लेसी इनिशियली रिकॉग्नाइज राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी। दोनों को मैंने अलग अलग लिखा। राइट टू यूज आपको डेबिट क्रेडिट बता दिए, लीज लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, राइट टू यूज में क्या क्या आएगा, वही बात है भाई। राइट टू यूज में लीज लायबिलिटी तो आएगी 40,000 लीज लायबिलिटी तो आएगी। तो राइट टू यूज में कहता है मेजर्ड द अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी प्लस एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी। लीज लायबिलिटी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर डिसमेंटलिंग, पेमेंट लेस इंसेंटिव बिफोर कमेंसमेंट डेट। भाई मेरा एग्जांपल अगर आपको याद हो तो राइट टू यूज एग्जाम में निकालूंगा, कई बार सेपरेट आ जाता है बच्चों, ध्यान रखना। लीज लायबिलिटी तो आएगी सर, आपने लीज लायबिलिटी कितनी ली थी मेरे एग्जांपल में? बाबू मेरे, दोस्त मेरे, मेरे एग्जांपल में मैंने लीज लायबिलिटी $40,000 की मानी ना, प्रेजेंट वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। वट इज राइट टू यूज, वट इज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, कई बार आप कुछ लीज के लिए, लीज को पाने के लिए कुछ कॉस्ट भी इनकर करते हो। कोई लीगल चार्ज हो सकते हैं, कोई ब्रोकर की फीस हो सकती है, ये थर्ड पार्टी पेमेंट्स हो सकती है। तो बेटा चाहे आप पेमेंट कोई भी करो, की तो आपने एसेट को पाने के लिए है ना भाई। हमें शादी करनी है, हमें उनसे मिलना है, हमने उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात हो सके जिनसे हमें शादी करनी है, हमें हमारा पार्टनर मिल सके, उसके लिए हमने ब्रोकर को कई सारे प्लेटफॉर्म पे पैसे दिए। तो वो जो पैसे आप दे रहे हो वो भी तो आपका खर्चा है, एक्विजिशन का, शादी का, नहीं है? तो कोई डायरेक्ट कॉस्ट आपने इनकर करी, मान लो $1,000 की, वो भी आ जाएगा। डिसमेंटलिंग आपने I-16 में पढ़ा होगा कि असेट को हो सकता है कई बार रिमूव करते वक्त
आपने एक ऐसा प्लांट लिया जिसको रिमूव करने में खर्चा आएगा, जिसको अपने पास से हटाने में खर्चा आएगा, डिसमेंटल करने में कुछ पैसा लगेगा, तो अगर वो कुछ दिया है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी ले लोगे, मान लो $500 ये भी आ जाएगा। हो सकता है ना भाई, लीज पे आपने एक प्लांट लिया है जिसको आपने इंस्टॉल करा लिया अपनी बिल्डिंग में, मैंने एसी लिया लीज पे, उसको अपने फैक्ट्री में वेयर हाउस में इंस्टॉल करा लिया, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी, और जब इंस्टॉल कराने के बाद जब उसे रिमूव कर रहे हैं तो डी इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन लगेगी, तो उसकी भी आज प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे। और कोई पेमेंट करी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में थी 5,000 की, इंसेंटिव रेयर होता है, बट मान लो कोई सामने वाला आपको कई बार कुछ रिटर्न दे देता है, कुछ रिफंड दे देता है, लीज इंसेंटिव दे देता है। मान लो जैसे रिलायंस ढूंढ रहा था कि कोई उनकी बिल्डिंग लीज पे ले, और आप एयरटेल आप चाहते थे कि यार बिल्डिंग लीज पे मिल जाए, तो जैसे ही आपने रिलायंस से बिल्डिंग लीज पे ली, तो रिलायंस ने आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसा इंसेंटिव के नाम पे वापस कर दिया, तो आप जब भी पेमेंट करते हो वो कुछ पैसा आपको वापस कर देते, तो इंसेंटिव आपका माइनस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये सारा राइट टू यूज में आ जाएगा। बाकी लीज लायबिलिटी क्या है, तो लीज लायबिलिटी जो भी आप फिक्स पेमेंट करोगे वो सारी आएंगी, हर साल कुछ इंसेंटिव वो वापस करेंगे। मान लो मैं हर साल, जैसे मेरे एग्जांपल में 10,000 रुपए दे रहा था, जैसे ही मैं 10,000 देता हूं 2,000 वो वापस कर देते हैं इंसेंटिव के नाम पे कि लीज आप कंटिन्यू रखे हुए हो, वी आर हैप्पी विद यू, लो आप पैसे वापस ले लो। तो 8,000 की पेमेंट हो गई, 10 दिए 2 वापस हो गए, तो 8,000 रुपए की पेमेंट हो गई। वेरिएबल पेमेंट्स, कई बार कुछ पेमेंट्स वेरिएबल होती है, कहते हैं फिक्स तो लेंगे ही लेंगे, हर साल 10% तुम्हारा इंडेक्स के हिसाब से इंक्रीज भी करेंगे। तो बाबू मेरे, अगर कोई भी वेरिएबल पेमेंट किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क पे है, याद रखना इट शुड बी ऑन अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क, सीपीआई या रेट, इंडेक्स रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर इफ अ वेरिएबल पेमेंट डिसाइडेड टुडे दैट योर लीज पेमेंट्स विल इंक्रीज एज पर द बेंचमार्क, तो अगर बेंचमार्क के अकॉर्डिंग यू मे हैव टू पे एक्स्ट्रा एंड दैट बेंचमार्क इज अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क, ओनली देन इट विल कम अंडर लीज लायबिलिटी। इफ इट इज नॉट अंडर अ बेंचमार्क, लाइक आपने बोला परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, आप जो रेवेन्यू कमाओगे आने वाले 5 साल में, रिलायंस ने एयरटेल को बोला कि तुम इस टावर में जो एयरटेल बिजनेस करोगे, उस बिजनेस से जो रेवेन्यू कमाओगे उसका परसेंटेज आई मे चार्ज एज अ कमीशन, आई मे चार्ज एज अ लीज पेमेंट, मतलब आपको फिक्स तो देना ही देना है, प्लस उसका परसेंटेज देना है। तो रेवेन्यू इज नॉट अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क, नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट और एटसेट्रा organization. So these payments cannot be come under lease liability. It is need to be expensed when incurred. भाई जब खर्चा आएगा तब उनको नॉर्मल एक्सपेंस मान लेना, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, जो भी आप रेवेन्यू, मतलब ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स देने से मना कर देगा। अरे अकाउंट्स कैसे रोक सकता है लेसर को और लेसी के एग्रीमेंट को? रिलायंस और एयरटेल के एग्रीमेंट में अकाउंट्स कैसे मना कर सकता है कि तुम एयरटेल से परसेंटेज बेस पे कमीशन मत लो जैसे लेना है। मैं तो तुम्हें अकाउंटिंग बता सकता हूं, अब 2 पार्ट हो गए, एक तरीके से तुम परसेंटेज बेस या वेरिएबल पेमेंट 2 तरीके से ले सकते हो, ऑन अ बेसिस ऑफ बेंचमार्क और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बेंचमार्क, like percentage of revenue. If you are taking on the basis of benchmark, then it will be recorded right now itself in the lease liability. वो वेरिएबल पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगी, दैट इज पार्ट ऑफ लीज लायबिलिटी। हालांकि एक कंसेप्ट मॉडिफिकेशन का भी आता है इसमें, जब लीज टर्म्स या लीज लायबिलिटी चेंज होती है, बट हमारे कोर्स में नहीं है एफआर में, वो एसपीआर में आता है। मान लो फ्यूचर में अगर कोई लीज टर्म, मैंने आज 5 साल के लिए लीज ली, फिर फ्यूचर में मेरा मन बदल गया, मैं कहता हूं मैं 7 साल के लिए लीज लूंगा, 8 साल के लिए लीज लूंगा, तो वो लीज टर्म का चेंज एक तरीके से मॉडिफिकेशन हो गया। अभी मॉडिफिकेशन के डाउट मत लाना मन में कि सर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा, हर चीज हो सकती है, बट हर टाइम टू टाइम। अभी के लिए इतना समझो जितना समझा रहा हूं। तो वेरिएबल पेमेंट अगर बेंचमार्क पे फिक्स नहीं है तो पीएनएल में जाएंगी सीधा का सीधा, फिर वो लायबिलिटी नहीं बनेगी, हौले हौले नहीं होगी, फिर वो इसकी तरह अकाउंटिंग नहीं होगी, वो नॉर्मल खर्चा है। फिर जैसे रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, जब पे करते हो तब खर्चा मानते हो, जब ड्यू होती है तब खर्चा मानते हो, वैसे ही उसको भी वैसे ही खर्चा मानना है, इसको टच ही नहीं करना है। या एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, भाई तुमने सामने वाले को बोल रखा है कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें इतनी रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी, भाई सामने वाला आपको असेट दे रहा है और आप उसको पेल दो। मान लो आपने अपने दोस्त को बाइक दी और वो बाइक आपको 5 साल बाद बिल्कुल खच्चड़ करके दे दे, खराब करके दे दे, तो आप क्या चाहोगे, क्या आज ही मैं इससे आरवी ले लूं? भाई आपको लगता है कि 5 साल बाद मेरी बाइक के इतने रेट मिलने चाहिए, वो अलग बात है कम ज्यादा, बट आपको इतने तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए जो इतनी 5 साल पुरानी होने के बाद। तो आप उसको चाहते हो सामने वाला ढंग से यूज करे, तो ऑलरेडी उस पर आरवी गारंटी लगा दो। अब वो क्या है, वो जानता है कि अगर ये वैल्यू नहीं रिकवर हुई तो मुझे अपनी जेब से देनी पड़ेगी।
मान लो आपने रेजिडुअल वैल्यू गारंटी लगा दी कि यार इस बाइक के 5 साल बाद हमें 50,000 रुपये मिलने चाहिए जब हम इसे मार्केट में बेचें। अब हम बेचने गए या रिकवर करने गए तो 50,000 मिल ही नहीं रहे, मिली 20,000 रहे हैं, 5,000 रहे हैं, तो अपन जो भी डिफरेंस है फिर इससे रिकवर करेंगे भाई से कि भाई तू दे, अब तूने बाइक के साथ बुरी हालत करी है, तू रेजिडुअल वैल्यू गारंटी दे। और ये भी क्योंकि अगर सर्टेन है आपकी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबल है, क्वेश्चन बताएगा, तब वो भी लीज लायबिलिटी का पार्ट है। क्योंकि आपके लिए तो पेमेंट है ना, आप किसके एंगल से सोच रहे हो, लेसी के एंगल से, और लेसी के लिए तो लेसर को देने की ऑब्लिगेशन है। पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन, अगर लग रहा है कि आप निभा नहीं पाओगे, ऑनरस हो गया है, फायदे कम है नुकसान ज्यादा है इस लीज से, जिंदगी खराब हो गई है इस रिश्ते में आने से, टॉक्सिक हो गया है, और पेनल्टी देने वाले हो, एलिमनी देने वाले हो, डिवोर्स लेने वाले हो, तोड़ने वाले हो, तो वो पेनल्टी की लायबिलिटी भी तो तुम पे सर पे आ गई, जो एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है वो भी ले लोगे। पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज इफ रीजनेबली सर्टेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है अगर 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 आपको ये लग रहा है कि आप इस एसेट को कल को वापस दोगे ही नहीं, इतना प्यार हो गया है इस बाइक से हमारे दोस्त को, या हमें जो हमने अपने दोस्त से बाइक ली उससे हमें इतना प्यार हो गया है कि 5 साल बाद इसको उससे खरीद ही लेंगे, तो लॉ कहता है अगर वो परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है तो वो पेमेंट भी आज लीज लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लो। मतलब देखो जनरली इसका इंडिकेशन ना मालूम है कैसे होता है कि आपके क्वेश्चन में, आपके लेवल में, कि परचेज ऑप्शन सर्टेन है, इसको लीज लायबिलिटी में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका पता चलता है जब लीज बेनिफिशियल हो, मतलब उस एसेट से आपको फायदे आ रहे हो। अब कोई एसेट, कोई टावर, मान लो एयरटेल के लिए टावर बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहां पे उसका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, तो जो उसने 20 साल की लीज करी है उसके बाद अगर उसके पास परचेज ऑप्शन है तो वो यूज करेगा उसको, लीज एक्सटेंशन का ऑप्शन है तो यूज करेगा उसको, ऑब्वियसली कोई क्यों छोड़ के जाएगा भाई। मेरे को एक एक मैंने लीज ली किसी से, एयरटेल ने लीज ली दोबारा से, एक ही एग्जांपल रखते हैं, एयरटेल ने लीज ली, एयरटेल कहती है, रिलायंस कहता है कितने साल के लिए आपको लीज पे चाहिए, एयरटेल कहता है सर मुझे 10 साल के लिए चाहिए और धंधा अच्छा चलेगा तो मैं 5 साल और ले लूंगा, 15 साल के लिए कर लूंगा। अब आप क्वेश्चन में आपको बोलता है कि रिलायंस एयरटेल का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है और वहां पे 10 साल की लीज उसने ली हुई है और उसके पास ऑप्शन है 5 साल एक्सटेंड करने का, तो बताओ लीज टर्म 10 साल या 15 साल? कॉमन सेंस है 15 साल मानोगे। अब ये थोड़ी देखोगे कि सर बोला नहीं कि रीजनेबली सर्टेन है कि हम 15 साल एक्सरसाइज करेंगे, 15 साल, अरे वो तो पता है, ऑब्वियस है, जब धंधा अच्छा चल रहा है तो कोई छोड़ के क्यों जाता है अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को इंसान छोड़ता है, अच्छी चीजों को थोड़ी छोड़ता है। बात तो गलत हो गई यार, वैसे जिंदगी में इंसान सारी बुरी चीजों से ही दिल लगाता है, अच्छी चीजों को तो छोड़ जाता है। ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ गलती हमारी रही हो तो इंसान की इंसानियत, अच्छाई भी कई बार गलती हो जाती है। तो देखो ये है आपके लीज लायबिलिटी में, जल्दी जल्दी बता दिया आपको बच्चा, मोटा मोटा देख लेना, बहुत डिटेल में तो अभी जा नहीं पाऊंगा कि डेप्थ में बहुत बातें करता हूं इनके लेके, मजेदार चीजें, बट अभी के लिए बस इतने में समझ लो कि लीज लायबिलिटी में क्या क्या आएगा और राइट टू यूज में क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फिर क्या, कुछ नहीं, जो असेट है वो असेट कितना ट्रीट होगा भाई। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या कहेगा, तुम्हारा असेट है तो असेट को डेप्रिशिएट करो, इसको डेप्रिशिएशन लगाओ इस पे। सर हाँ बिल्कुल, जैसे तुम IAS 16 में डेप्रिशिएशन लगाते हो क्योंकि तुमने अपनी बुक में उसे एसेट दिखा दिया, RTU को हर ईयर एंड पे पिटाई करते रहो, डेप 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 डेप, और लाइबिलिटी, इसको वही जो IFRS 9 में पढ़ा था फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरह, लीज लाइबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट पे, तो अमोर्टाइज कॉस्ट क्या कहेगा, ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग लीज लाइबिलिटी ले लोगे बच्चा, प्लस आप देख लेना पेमेंट अरियर है या एडवांस है, एडवांस है तो पहले माइनस होगी, अरियर है तो बाद में माइनस होगी। जो भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इम्प्लिसिट रेट लीज का रेट है, इंटरेस्ट रेट, दो इंटरेस्ट रेट होते हैं जनरली, तो ये इफेक्टिव रेट IRR होता है, ये वाला इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, प्लस कर दोगे सॉरी, पेमेंट क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी आपको, पेमेंट आप माइनस कर दोगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको बायफरकेट कर लेना नॉन करंट लायबिलिटी में और करंट लायबिलिटी में, यहाँ भी बच्चे बहुत फंस जाते हैं, ये लीज में बड़ा टेक्निकल पॉइंट हो जाता है, नॉन करंट और करंट का ध्यान रखना, इसको भी पढ़ के जाना। तो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट विल गिव यू क्लोजिंग, और ये एक कॉमन सा फंडा हो गया है, करते आ रहे हैं अभी तक जिंदगी में कई बार कर लिया है, लोन प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट क्लोजिंग। भाई ये बात तुम किससे भी पूछोगे, कि पापा से पूछो अपने जाके कि पापा आज मैंने 10 लाख का लोन लिया है, ब्याज 10% है तो कितना हो जाएगा 1 साल बाद, और मैं इतनी पेमेंट करूंगा तो कितनी मेरी लाइबिलिटी और बचेगी, कोई भी बता देगा।
अच्छा हाँ, यहाँ डेप्रिसिएशन में एक दिक्कत आ जाती है कई बार कि असेट लाइफ क्या लें, मान लो असेट असेट की लाइफ है 10 साल, ठीक है, और लीज टर्म है, मतलब लीज आपने लिया है 6 साल के लिए, तो लाइफ क्या लोगे डेप्रिसिएशन के लिए, लाइफ क्या लोगे, मतलब 10 साल या 6 साल, सोचो। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए लाइफ चाहिए, लाइफ क्या लोगे मेरे दोस्त बताओ। आपने 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 एक एसेट लिया है, बाइक लिया है जिसकी लाइफ है 10 साल। भाई एयरटेल ने जो बिल्डिंग ली है उसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा साल है, बट लीज पे मैंने 10 साल के लिए लिया, असेट 10 साल का है, लीज मैंने 6 साल के लिए लिया, तो क्या लूंगा, दोनों में से शॉर्टर ऑलवेज। यार जब तुम्हारा असेट का लाइफ 10 साल का है और तुमने लीज अगर 6 साल के लिए लिया, तुम्हारे लिए तो असेट 6 साल की लाइफ हुई ना, तुम्हारे लिए कितनी लाइफ है भाई, तुम्हारे साथ कितने टाइम रहेगा, तुम्हारे साथ 6 साल रहेगा। अच्छा असेट इससे कम लाइफ होती जनरली, वो कैसे होगा, असेट कम लीज ज्यादा, बट फॉर एग्जाम्पल तब हम असेट लाइफ लेते, बट जनरली ये बात होगी कि लीज 6 साल के लिए और असेट 10 साल के लिए। हाँ यहां का एक एक्सेप्शन ये है कि देखो, कंसेप्ट अगर समझोगे तो एक्सेप्शन समझ आएगी। कंसेप्ट ये नहीं है शॉर्टर, कंसेप्ट ये है कि मेरे साथ कितना रहेगा, वो मेरे साथ कितना रहेगा उतना मैं लाइफ लूंगा। उसकी खुद की लाइफ 10 साल है बट मेरे साथ 6 साल रहेगा, तो मैं तो 6 साल के लिए ही उसके साथ रिश्ता निभाऊंगा। हर साल जो भी मेरी एसेट की वैल्यू है 6 साल से डिवाइड करके डेप्रिशिएट कर दूं। बट अगर परचेज ऑप्शन है और रीजनेबली सर्टेन है कि मैं इसको खरीद लूंगा, मतलब मैं इस एसेट को नहीं छोड़ने वाला, ये एसेट बहुत बेनिफिशियल है, इस एसेट के साथ मैं जिंदगी भर रहूंगा और मेरे पास परचेज का ऑप्शन है, लीज टर्म के एंड पे मैं खरीद लूंगा, तब ये एसेट ऑब्वियसली आपके साथ 10 साल रहेगा। फिर लीज टर्म का क्या मैटर करता? Does lease term matter in such case when you are going to purchase the asset after the end of lease term? Obviously not, because then asset will live with according to its own life, not as per lease term. You do not have to return the asset; it is always yours now. Then you will take the asset life. There is an exception, you have to take the asset life in such case to calculate the depreciation, my friend. तो समझ आती है सर, बिल्कुल समझ आती है। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, नोट नोट नोट, यही पॉइंट नोट में लिखवाया, आपको पढ़ लो जल्दी से दोस्त मेरे। क्या depreciation is based on the earlier of useful life and lease term. useful life कितनी थी 10, lease term कितना था 6, unless exception, however, लेकिन ownership transfer in which case यूजफुल लाइफ कहता है अगर अगर ओनरशिप ट्रांसफर की बात हुई है, आप इस एसेट को खरीदोगे, परचेज ऑप्शन है आपके पास, अल्टीमेटली मालिक आप ही बन जाओगे, कंट्रोल के साथ साथ मालिकाना हक भी आ जाएगा, असेट भी आपका हो जाएगा। भाई अभी तो आप दिल में रहते हो उनके, वो दिल भी आपका हो जाएगा, वो घर भी आपका हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, पहले लोग जिंदगी में आते हैं फिर जिंदगी ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। वो आए जिंदगी में, वो आए जिंदगी में बाहर बन के और गए जिंदगी से। क्या बोले, क्या बात बोले, बदहाल करके, तो बात समझना। तो यूजफुल लाइफ, लीज टर्म, अनलेस ओनरशिप मिल गई, सब कुछ मिल गया तो बात अलग है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी को तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाना ही है, IFRS 19 चेक कर लेना। एग्जाम्पल वैसे मैं लाया हूँ आपके लिए, ठीक है, यही देखो, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, लीज पेमेंट्स, ये सारी बातें तो जो मैंने आपको बताई दी, ये एग्जाम्पल है पूरे लीज के कंसेप्ट को समझाने के लिए। देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बच्चों इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, बट एक रीजनेबल लेवल पे सर डिस्कस कर सके आपसे, इस कंसेप्ट को आपको रिवाइज करा सके, आपको नुआंसेस के समझा सकें, इसका बेस आपको दे सकें, उसके लिए मैं ये एग्जांपल लाया हूं। शो हाउ लीज विल बी रिकॉर्डेड इनिशियली, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, P&L स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, सब कुछ। मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो अपन ने छोड़ा नहीं है। इनिशियल मेजरमेंट बता दो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बता दो, और P&L बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, कैसे कैसे क्या क्या प्रेजेंटेशन होंगी, सब कुछ बता दो, तो सब कुछ लाए, कुछ भी नहीं छोड़े। क्या छोड़े भाई, भूख ही इतनी है, सब कुछ खाना है तो सब कुछ खाएंगे नहीं।
ऑन 1st Jan 15 प्लम लिमिटेड साइंड अ 5 year लीज फॉर अ मशीन। भाई मेरे लीज टर्म कितनी है? 5 साल। 5 साल दिल लगाया है तुमसे 5 साल के लिए, तुम्हें दिल दे दिया कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब तुम रहोगे दिल में 5 साल के लिए। आपने किसी का दिल ले लिया है 5 साल के लिए, देखो कैसा करते हो आप, वफा करते हो बेवफा। मशीन की लाइफ, दिल की लाइफ है 6 साल, बस बस बस। लाइफ मैक्सिमम 6 साल है, 5 साल तो आप ही को दे दिए उस 6 साल में जिंदगी के, सब दे दी तुम्हें, बातें हमारी, जिंदगी हमारी। क्या कहता है एनुअल लीज पेमेंट? एनुअल लीज पेमेंट 5,000 स्टार्टिंग ऑन 1st Jan। ओहो, हर साल किराया भी दे रहे हैं रहने का हम लोग, और 5,000 दे रहे हैं, और 1st Jan से दे रहे हैं, मतलब एडवांस। ध्यान समझ लेना, पहली तारीख को ही दे देते हो। केस एडवांस का है, हौला केस नहीं लाया हूं, अरियर नहीं लाया हूं, अरियर तो आसान केस है। केस भी एडवांस का लेके आए हम आपके लिए। अरियर क्या होता है? जब वो ईयर एंड में दे रहा होता, तो आप अरियर से भी कर सकते हो, इसको एडवांस से कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है सर। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, अच्छा प्लम पेस 1,000, तो हमारे दिल, उनके दिल में आने के लिए, एक तो हम उनके दिल में आए, बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत से उनके दिल में गए। भाई हमने बोला कैटरीना जी, कैटरीना जी के साथ हमने बात करी कि कैटरीना जी थोड़ी सी जगह मिलेगी कि आपके दिल में हमें? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी। कितने सालों के लिए चाहिए? हमने कहा ज़्यादा नहीं, 5 सालों के लिए आप जगह दे दीजिए हमें दिल में अपने, और हम आपको $5,000 हर 1 तारीख को दे दिया करेंगे। ये हमारा जुर्माना, हमारा किराया, हमारी पेनल्टी रहने की समझ लो। और इस दिल तक पहुंचने के लिए हमने कईयों का साथ लिया, कई चीज़ों की हेल्प ली, तो वो $1,000 हमारा डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। द लेसर एग्रीज टू रीइंबर्स 500, बट उन्होंने कहा कि आप आए हो इतना खर्चा करके, तो हमें आपसे थोड़ा सा उसका प्यार हो गया है, रिस्पेक्ट हो गई है कि इतना खर्चा करके हमारे घर में दिल में आए हो आप, $1,000 भी एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, तो $500 हम वापस कर देते हैं आपके खर्चे का। तो नेट खर्चा कितना हो गया? 500 का। इंटरेस्ट लीज पे कितना है? 5%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी निकाल के दी हुई है 22,270, मतलब जो जो लीज पेमेंट आप करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपको दी हुई है बच्चा। शो हाउ दिस विल बी रिकॉर्डेड, एक्सप्लेन अकाउंटिंग ईच ईयर। तो प्यारा सा क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू तक निकाल के दी हुई है, या फैक्टर दिया होगा जनरली एग्जाम में, बस मल्टीप्लाई करना। भाई 5,000 आप दे रहे हो, 5,000 को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। अब देखो सर 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 सर, अब एंट्रीज बता दो क्या है। रिकॉर्ड द लीज लायबिलिटी, डेबिट राइट टू यूज, क्रेडिट लीज लायबिलिटी कितना? 22,770, बट पूरा नहीं है, डाउन पेमेंट भी है इसमें, डाउन पेमेंट भी है। ऐड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, तो राइट टू यूज में 1,000 का इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी है। रिकॉर्ड द रीइंबर्समेंट, 500 का रीइंबर्समेंट भी है। आप एक साथ कर सकते थे, ज्यादा बेटर एंट्री ये वाली है। सिर्फ एक एंट्री इसको देखो ना, इसको देखो जल्दी से। यू हैव टू चेक आउट दिस एंट्री ऑल ऑफ यू। दिस वन इज अ डेबिट राइट टू यूज, टोटल मत पढ़ना, डेबिट राइट टू यूज कितने अमाउंट से होगी? 23,230। सर कैसे? 22,270, 1,000 का पेमेंट, 500 वापस आ गया, नेट में 2,320 का सेट है। लीज लायबिलिटी 2,270 की है। देखो मैं इसकी एंट्री आपको करके दिखाता हूं, यहां पे थोड़ी मैंने ज्यादा ब्रेक कर दी, हो सकता है चले ना दिमाग में दिल। डेबिट आरटीयू, क्रेडिट लीज लायबिलिटी। सर लीज लायबिलिटी कितने की है? मैं वो लिख लेता हूं पहले, 2,2730 गिवन है, 2,2,730। सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा कैश नेट में कितना दिया? नेट ले लेना भाई। 1,000 दिए, 1,000 दिए हमने, 500 हमें वापस मिल गए, तो नेट में हमारे कैश कितना गया? 500 का। दोनों को ऐड कर लो, 227 1,000 प्लस 2,32300, 2,323। आई क्या बात समझ? बिल्कुल आ गई। अब क्या करोगे सर? इसको डेप्रिशिएट करोगे। अच्छा डेप्रिशिएशन में लाइफ कौन सी लोगे बच्चा? लीज लाइफ या असेट लाइफ? दिल की लाइफ है 6 साल, और रहने वाले की लीज की लाइफ है 5 साल, तो क्या लोगे? परचेज का कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है परचेज के लिए। 5 और 6, 5 साल, राइट। बाकी लीज लाइबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट पे देख ही लोगे, देखो निकाल रखा है आप लोगों के लिए, जल्द से चेक करो।
लीज टर्म 5 ईयर, डेप्रिसिएशन 23230, डेबिट 5, 4646 पर ईयर। डेप्रिसिएशन कितना है? 4646 पर ईयर। आती है बात समझ? ओपनिंग लाइबिलिटी देखो 22270। अच्छा, अभी हमने इसके अंदर वो भी इंक्लूड कर रखी है जो इनिशियल पेमेंट है, वरना जनरली फ्यूचर लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो 5000 की एडवांस पहली पेमेंट देखो एडवांस में हो रही है, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं लगाया, ओपनिंग में ही पहले पेमेंट माइनस करिए। अगर ये पेमेंट बाद में होती तो इंटरेस्ट के बाद माइनस कर रहा होता। जनरली अरियर का केस आपने, जैसे मैंने आपको लीज लायबिलिटी कैलकुलेशन IFRS 9 में भी पढ़ाई होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जनरली हम बाद में माइनस कर रहे हैं क्योंकि उन सब में अरियर का केस ही होता है जनरली, यहाँ पे एडवांस होता है टेस्ट करने के लिए। तो फिर कितना बचा? ये आपका रियल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज लायबिलिटी है। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज लायबिलिटी प्लस करंट कॉस्ट, करंट पेमेंट जो अभी पेमेंट करी वो भी इंक्लूड है इसमें, बट ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज लायबिलिटी। इस पे ब्याज बना 887 का, क्लोजिंग लीज लायबिलिटी 1867, अगले साल की ओपनिंग 1867, फिर पेमेंट हुई 5000 की, बैलेंस बचा 13167, ब्याज बना 681 का। बिल्कुल प्रॉपर ब्रेकअप लेके आया हूं, मैथ्स है इसमें तो क्या समझाऊं आपको कि पेमेंट माइनस होगी, ब्याज ऐड होगा, क्लोजिंग आ जाएगा। मेन जो बात बच्चा यहाँ पे फंस जाता है, अटक जाता है, वो ये रहती है कि इसको बच्चा नहीं समझ पाता कि नॉन करंट लायबिलिटी में कितना और करंट लायबिलिटी में कितना। भाई इसके अंदर कुछ पेमेंट आपकी अगले साल में हो रही है और कुछ पेमेंट एक साल से ज्यादा में हो रही है। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो 18617 में से कितनी पेमेंट ईयर 2 में हो रही है? 18617 में कितनी पेमेंट ईयर 2 में जाके हो जाएगी? अगर कोई भी बच्चा देख पा रहा है तो ईयर 2 में 5000 की पेमेंट हो रही है। तो जैसे ही अगले साल में आप 5000 की बच्चा पेमेंट कर रहे हो, तो ईयर 1 के लिए, ईयर 1 के एंड में, अगर मैं ईयर 1 के एंड में खड़ा हूं और अगले साल 5000 पे करने वाला हूं, तो ईयर 1 के लिए करंट लायबिलिटी कितनी है? ईयर 2 में तो पेमेंट हो रही है, बट ईयर 1 में लायबिलिटी दिखा रहे हो, और ईयर 1 के एंड में आप अगले साल 5000 देने वाले हो, तो आपकी नेक्स्ट ईयर में कितनी लायबिलिटी रिजॉल्व होने वाली है? 5000। तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी। और बैलेंस क्या है? बैलेंस जितनी बची नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा में पे, वो एक साल से ज्यादा में पे, 14298 से भी ज्यादा एडवांस के केस में। अरियर के केस में अलग होगा, अरियर के केस में दोनों सालों का डिफरेंस लिया जाता है, ईयर 1 और ईयर 2 का, वो करंट लायबिलिटी बनता है, बैलेंस आपका नॉन करंट। ठीक है, शॉर्ट में बता दिया आपको। तो क्या है राइट? अब नॉन करंट एसेट को बुक में कैसे दिखाएंगे? असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दिया, 464 का डेप्रिसिएशन था, वो असेट माइनस डेप्रिसिएशन। करंट लीज लायबिलिटी में कितना दिखा दिया? 5000। याद रखना एडवांस के केस में जो अगले साल में पेमेंट होने वाली, और अरियर के केस में ईयर 1 और ईयर 2 की क्लोजिंग लायबिलिटी का डिफरेंस वो होगा सेटल। लॉजिक होता है उसका भी, बट अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ईयर 1 और ईयर 2 के डिफरेंस को याद रखना, अरियर के केस में कैलकुलेट करना, सही सही आएगा आंसर, ईयर 1 और ईयर 2 का डिफरेंस। और यहाँ पे पेमेंट इन नेक्स्ट ईयर, वहां पेमेंट नहीं लेते। ड्यू इन नेक्स्ट 12 मंथ, ईयर 2 पेमेंट। नॉन करंट लायबिलिटी द बैलेंस ऑफ द फ्यूचर लीज पेमेंट आफ्टर 1 ईयर। तो कहता है जो बैलेंस बचा आपका क्या है? 1316, 5000 की पेमेंट के बाद। टोटल लीज लायबिलिटी 18617। पीएनएल में डेप्रिसिएशन जाएगा और इंटरेस्ट जाएगा। पीएनएल में क्या क्या जाएगा वो भी आपको, तो ये जो सिंगल एंटिटी होता है ना बच्चों, वो भी मैं साथ साथ करा देता हूं। यही तो सिंगल एंटिटी है। सिंगल एंटिटी तो अपन साथ साथ कर ही रहे हैं, डीटीएल में भी देखा, पीएनएल बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी, यहां भी पीएनएल बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होगा वो साथ साथ देखना ही डीटीएल सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन है। आई बात समझ सबके? गई दिलो दिमाग में चीजें सारी चली गई? जी सर। हाँ सर। बस बच्चा, ये आपका लीज का मेन कंसेप्ट है। अब क्या है सर? तो अब कुछ बात, ऑप्शनल रिकॉग्निशन एग्जामिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आज के लिए बहुत आ रहा है, सुनना जरा, थ्योरी में बहुत आता है। देखो, हर चीज को लीज बना देना, जो जो चीजें ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं वो लीज बन जाती है। एक प्रॉब्लम समझना, अगर अपन 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए कोई चीज जा रहे हैं, मैंने कार ली, बाइक ली, ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी लीज में फॉल होगी।
भाई आइडेंटिफाइड एसेट है, पीरियड ऑफ यूज है, एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन है, लीज तो बन गई वो भी। अब मुझे अपनी बुक में राइट टू यूज दिखाना चाहिए, लीज लायबिलिटी दिखानी चाहिए, जो मैंने अभी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग करी, पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। बैठ के पहले जो अकाउंटिंग होती थी सिंपल होती थी, डेबिट रेंट क्रेडिट कैश। भाई एक तरफ अकाउंटिंग है डेबिट रेंट क्रेडिट कैश, एक तरफ अकाउंटिंग है ये पूरी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई। लेसी के पास दो ऑप्शन है, लेसी के पास। भाई ऐसे तो छोटा लेसी फंस जाएगा, ये छोटे मोटा बंदा फंस जाएगा, वो तो अकाउंटिंग में ही फंस जाएगा। वो तो अकाउंटिंग क्या, वो तो लीज पे लेना बंद कर देगा सामान को, अकाउंटिंग का डर इतना हो जाएगा। तो लॉ ने ये बात समझी कि दिल में आप किसी के रहने गए हो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, तो उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स पिटाई नहीं करनी। वो परमानेंट पीरियड नहीं है, वो टेम्परेरी है। और जब आप कुछ समय शॉर्ट टर्म की बात करते हो तो लॉ कहता है मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, याद रखना ऑप्शन, कंपल्शन नहीं। तुम्हें ऑप्शन देता हूं कि तुम इतनी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग से सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग में चले जाओ। कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाइड जाने का ऑप्शन है। सर अगर मैं चाहूं कि मैं कॉम्प्लेक्स करना चाहता हूं, अलाउड। सिंपल एक ऑप्शन है, पहली बात लिख लो, ऑप्शनल रिकॉग्निशन एग्जाम्पशन। ये बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, रीसेंट एग्जामिनर रिपोर्ट का क्वेश्चन पढ़ना, उसमें लिखा है कि वर्ड लिखा था मैंडेटरी, दिस ऑप्शनल एग्जाम्पशंस आर मैंडेटरी। अरे नाम ही है ऑप्शनल, तो कैसे मैंडेटरी हो जाएगा? तो ऑप्शनल एग्जाम्पशन रिकॉग्निशन क्या कहती है कि IFRS 16 नॉर्मली रिक्वायर्ड लेसी टू रिकॉग्नाइज ROU एंड लीज लायबिलिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग। बट कहता है दो केस में, बट फॉर सिंप्लिसिटी टू एग्जाम्पशन अलाउड। कहता है दो केस में एग्जाम्पशन दे दी गई है। अगर आप किसी के दिल में रह रहे हो और वो दिल कितना ही कॉस्टली हो, कितना ही महंगा दिल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत बड़े लेवल का एयरटेल ने बहुत महंगा टावर ले रखा है, बट अगर वो 12 महीने से कम का है पीरियड, तो वो फिर रेंट माना जाएगा। डेबिट रेंट क्रेडिट कैश, नो नीड टू डू कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इफ यू वांट टू डू सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग, बट इफ यू स्टिल वांट टू डू कॉम्प्लेक्स यू कैन डू। तो दो केस है, याद रखना। मैं किसी के दिल में गया और मैंने कहा कि सर सर मैम मैम, मैं आपके दिल में मैम सिर्फ 3 महीने रहूंगा, I will live in your house for 3 months, तो अपन बच गए। Even though the value of that house may be 100 crore, 1000 crore, but we will record the payments we are making to live in that house is rental expenses. Debit rent, credit cash on accrual system on straight line basis. शॉर्ट टर्म लीज, लीज अगर 12 महीने की से कम की है, प्लस नो परचेज ऑप्शन। अच्छा ये नहीं होना चाहिए कि आपको 3 महीने की आपने लीज ले रखी है आप किसी के, और आपको उस घर को, उस दिल को खरीदने का भी ऑप्शन है। कल को वो दिल आपका भी हो सकता है, पूरा ही हो सकता है। अभी आप टेम्परेरी गए हो, कल को उसको खरीद के परमानेंट करने का ऑप्शन भी है। मतलब सामने वाले ने बोल रखा है कि ठीक है अभी टेम्परेरी है रिश्ता, आप चाहो तो कल अपन शादी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर, आपकी मर्जी। अगर आप हाँ करोगे तो अपन शादी भी कर लेंगे। अरे भाई, तो जब आपने 12 महीने से कम की लीज ली है बट परचेज ऑप्शन ले लिया, तो बात, मुद्दा तो वो खत्म हो गया। फिर वो छोटी मोटी बात थोड़ी है, फिर तो रियलिटी में सब्सटेंस में वो परचेज ऑफ एसेट है। क्यों परचेज ऑप्शन देगा कोई 3-4 महीने के साथ रह के? लंबे समय के साथ रह के होना चाहिए। तब कहता है कि शॉर्ट टर्म मिल जाएगी, नो परचेज लेस देन 12 मंथ। और तीसरा है लो वैल्यू, मतलब जिस दिल में आप रह रहे हो ना, उस दिल का बहुत वैल्यू नहीं है, लो वैल्यू है। और लो वैल्यू एसेट कोई डिफाइन नहीं है, बट लो वैल्यू एसेट में आपकी ऑब्वियसली कार नहीं आएगी। कार कभी लो वैल्यू नहीं हो सकती। इवन आप सेकंड हैंड लेते हो तो लॉ कहता है सेकंड हैंड वैल्यू नहीं देखेंगे, वैल्यू व्हेन न्यू देखेंगे। मान लो एक ऑडी कार है, आपने सेकंड हैंड किसी से 2 लाख रुपए में खरीद ली, अरे तो नहीं तो वो 20 करोड़ की आ रही है, नहीं तो वो 10 करोड़ की आ रही है। तो कार, मोटर बाइक इनमें नहीं फॉल होगी, क्योंकि उनकी वैल्यू लो वैल्यू नहीं कहला सकती। तो वो असेट टू असेट वेरी करेगा कि क्या लो वैल्यू है। बट जनरली आपके फोन, टैबलेट, प्रिंटर, ये सब लो वैल्यू एग्जाम्पशन में आ जाएंगे। तो अगर मैं किसी के दिल में रह रहा हूं और उस दिल का वैल्यू उतना नहीं है, उस जगह का वैल्यू उतना नहीं है। अब जैसे एयरटेल ने टावर लिया, टावर को वो लो वैल्यू में थोड़ी यहाँ पे लेके जा सकता है, टावर को तो लाइफ के बेस पे ही ला सकता है। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी लाइफ कम रखो, अगर वैल्यू कम है तो फिर लाइफ की कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रिंटर 5 साल के लिए लीज पे लिया तो भी वो रेंट है। आपने लो वैल्यू एसेट 10 साल के लिए लीज पे लिया, चाहे आप टैबलेट्स की बात करो, टैबलेट्स होते हैं जैसे आपके लैपटॉप हो गए, ऑफिस फर्नीचर हो गए, ये सब आ जाएंगे। और असेट वैल्यू इज लो व्हेन न्यू, तो ये ध्यान रखना, कार नहीं आएगी, मोटर बाइक नहीं आएगी, इनमें इनकी वैल्यू लो नहीं हो सकती। ऑब्वियस है जिन चीज़ों की, डायमंड, ज्वेलरी, इनकी कोई वैल्यू लो थोड़ी हो सकती है। तो असेट वैल्यू इज लो व्हेन न्यू। अगर आपने किसी से
कोई कार लीज पे ली और कहो कि ये लो वैल्यू एसेट है क्योंकि मैंने बहुत बड़े तुमने कितने में ली वो नहीं पता। क्या ये ओरिजिनल कार की वैल्यू कितने की थी जब ये नहीं होती तो कितने की थी, आज कितने की, सेकंड हैंड वैल्यू कभी नहीं लेते। वैल्यू का मतलब न्यू वैल्यू, और वैल्यू मतलब हाई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लो वैल्यू, लो न्यू वैल्यू, दो कंडीशन है, लो न्यू वैल्यू, फिर लाइफ का कोई चक्कर नहीं है भाई। भाई जिनके दिल में रहने की कोई वैल्यू ही नहीं है उनके दिल में रह के करोगे क्या। लो कहता है ठीक है वो रेंटल है, मजबूरी है, उन्होंने रखा हुआ है बट कोई वैल्यू नहीं है तो कैसे, क्या मतलब है उसमें, जबरदस्ती। तो एसेट वैल्यू इज लो, ये एग्जाम्शन आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शनल रिकॉग्निशन एग्जाम्शन कहते हैं, दो कंडीशन है, याद रखना, थ्योरी में भी बहुत आता है ये, सारे बच्चे याद रखेंगे दोनों कंडीशन को। तो कौन कौन सी दो बातें होगी सर ने बताई। लाइफ, लाइफ शॉर्ट टर्म लाइफ 12 महीने से कम एंड नो परचेज ऑप्शन, पहला तो आपके पास ऑप्शन है। एंड सेकंड वैल्यू व्हेन न्यू। अच्छा, ये आप लीज बाय लीज लगाते हो, ये ऑप्शनल एग्जाम्शन, लीज बाय लीज, हर लीज पे, ऐसा नहीं कि एक लीज पे लग गया तो सब पे लगाओगे, लीज बाय लीज आपकी चॉइस है, एसेट बाय एसेट। फाइनली लास्ट कंसेप्ट एक इसका आपको और रिवाइज कर देता हूं, सेल एंड लीज बैक। बड़ा परेशान करता है बच्चों को ये कंसेप्ट, बट अपन समझते हैं इसको, इसका फंडा समझते हैं पहले। सेल एंड लीज बैक की छुट्टी करते हैं, क्या है, तो यहां भी अपन दो कंपनी मानते हैं, रिलायंस और एयरटेल, कुछ भी मान लो, मान लो। देखो आजकल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये लीज का कंसेप्ट आजकल आप बहुत देखो तो प्रैक्टिकली देखो तो ये ओला, ये इलेक्ट्रिक कार्स इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ओला देती है, तो ये जो डिलीवरी कंपनीज है इनको ओला अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लीज पे देती है, तो ये लीज वहां बहुत लगता है। ये सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स, वहां पे कई सारे एसेट, बड़े बड़े एसेट लीज पे दिए जाते हैं, तो प्रैक्टिकली बहुत एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है ये। और सेल एंड लीज बैक समझना, देखो मान लो आ, ये सेलर है और ये बायर है, हो क्या रहा है देखो, इन्होंने असेट पहले बेचा है, देखो लीज अभी आया नहीं है पिक्चर में, असेट बेचा है और इन्होंने असेट खरीद लिया और इन्होंने पैसे दे दिए, ठीक है। तो मैंने पहले यहां पे सेल कर दी और इनसे कंसिडरेशन ले ली, सेल के बदले पैसा ले लिया, ये नॉर्मल सेल हो गई। अच्छा, लॉ यहीं पे आके लड़ाई कर लेता है, पहले तो लॉ के कहता है कि सेल है कि नहीं वो चेक होगा, और सेल है कि नहीं वो कभी ये नहीं बताएगा, वो IFRS 15 बताएगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कोई चीज सेल है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन PO सेटिस्फाइड है, कंट्रोल ट्रांसफर्ड है, तब तो सेल है, और PO नहीं सेटिस्फाइड है, कंट्रोल रिस्क नहीं ट्रांसफर्ड है, तो सेल नहीं है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे IFRS 15 के स्टेप्स पे डिपेंड करता है, तो वो अलग बात है, IFRS 15 नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। बट सब मुद्दा समझना, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि मैंने सेलर ने मेरे दोस्त, सेलर ने सेल करा असेट बायर को और उसके बदले कंसिडरेशन ले ली, तो ओनरशिप चली गई है, मेरे पास से एसेट की ओनरशिप चली गई है। बट रिलायंस ने एयरटेल को टावर सेल कर दिया, सेल किया इस बार, बट रिलायंस को वो टावर चाहिए भी। कहते हैं मैंने आपको एसेट बेच तो दिया, बट ये एसेट मुझे अभी जरूरत पड़ेगा, मेरे को पैसा चाहिए था, फंडिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने बेच दिया। आपको मान लो 100 करोड़ रुपए में बेच दिया ये मैंने, बट मुझे ना ये एसेट चाहिए, ये एसेट मेरे अभी काम आ रहा है, इसको, इसकी मुझे जरूरत है। तो अपन क्या करते हैं, बायर से इसको लीज पे ले लेते हैं, बायर आपको इस बार RTU देगा क्योंकि एसेट तो उसका हो गया है, और आप उसको इस बार अब पेमेंट करोगे, लीज पेमेंट्स करोगे। तो आप एक तरीके से क्या बन गए, आप सेलर भी थे, सेलर के साथ साथ आप क्या बन गए, लेसी भी बन गए, लेसी सेलर, सेलर लेसी। और आप बायर भी थे क्योंकि आप ओनर भी बन गए, और आपने लीज पे भी दे दिया, लेसोर भी बन गए, बायर लेसोर। तो ये दो पदवी मिल गई आपको, आपकी दो कैपेसिटी हो गई, बायर की और लेसोर की, और इसको पदवी मिल गई सेलर की और लेसी की। तो हुआ कुछ नहीं, हुआ ये कि आपने दिया एसेट और वापस ले लिया, फिर आपने इसको, भाई ऐसा होता है ना, ओनरशिप जाने से प्यार नहीं जाता, वो हो तो गए किसी और के, बट ऐसा हो सकता है ना कि अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, नहीं। भाई कितनी मूवीज होती हैं, कितनी चीजें होती हैं, अपन देखते हैं कि यार बच्चे बताते हैं सर उनकी हो गई शादी किसी और से, हम पढ़ते रह गए, एग्जाम देते रह गए सर, हमारे एग्जाम नहीं निकले, क्या करते सर, कैसे रोकते उन्हें, ना काबिल थे इतने कि उन्हें
रोक पाते, और जब तक काबिल हुए तो बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके बच्चे हैं जो हमें मामा जी कह के पुकारते। तो दोस्त मेरे, आपने ओनरशिप दे दी, अब छोड़ दिया उनको, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बट वतन को छोड़ने से वतन के प्रति प्यार नहीं खत्म होता, उसके प्रति इश्क नहीं खत्म होता। तो वो प्यार आपका अभी भी है, वो एसेट अभी भी आपको चाहिए, तो आप लीज पे वो एसेट ले लेते हो। तो जब आप एसेट को बेचते हो, आपको 100 करोड़ रुपए मिल गए, अब आप धीरे धीरे धीरे, एक तरीके से लोन अरेंजमेंट टाइप नहीं है वो, इसीलिए तो IFRS 15 आ जाता है कि क्या रियलिटी में सेल, पहले सेल फुलफिल हो गई तब लोन नहीं है, एक तरीके से प्रॉपर सेल ही है कि आपने ओनरशिप रियल में ट्रांसफर करी है, फिर लीज पे लिया है, तब ये सेल एंड लीज बैक बनेगा। तो इसमें क्या दोनों एंट्री होंगी बच्चा, देखना अल्टीमेटली इसकी बुक्स में जो एंट्री होंगी, हमें मेनली इसके बुक में देखनी है। ये एक तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, डेबिट कैश, क्रेडिट असेट, जो गेन लॉस आएगा आएगा, असेट जाएगा इसकी बुक से, और एक एंट्री है आरटीयू की भी रिकॉर्ड करेगा, डेबिट आरटीयू, क्रेडिट लीज लायबिलिटी। तो वो प्रपोर्शनेट करते हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग। तो ये फंडा, दोनों एंट्री होंगी ना भाई, तुमने एसेट गया तो जाने की एंट्री, ओनरशिप गई वो हमारी जिंदगी से गई तो उनके जाने का दुख दुख मनाया हमने, और उनके वापस आने का, उनको वापस, उनको प्यार करने का जो अपन प्यार की एंट्री है कि दिल तो अभी भी वही है, वो आरटीयू लगाया है ना। तो ये बात होती है सेल एंड लीज बैक। आई बात समझ कि सामने वाले को आपने एसेट दे दिया, बेच दिया, दिया नहीं, बेच दिया, कंट्रोल ओनरशिप दे दी इस बार, और बाद में फिर आप क्या बन गए उसके टेनेंट। दिल आपका था, आपने दिल उसे दे दिया अपना निकाल के, और अपने ही दिल के किराएदार बन गए। क्यों किया, क्या साइकोलॉजी हो सकती है, फंडिंग, मेनली फंडिंग इसका एक रीजन मुझे समझ आता है कि आपको पैसा चाहिए था। और बाकी यहां तो जिंदगी में आप रिलेट करना चाहो अपनी जिंदगी से तो रिलेटेबल है बात, ओनरशिप किसी और की, प्यार आपका। तो यही है, इसको रीड कर लेना एक बार पॉज करके, अपने आप से समझ आ जाएगा ये जो मैंने बताया। देखो दोनों की अकाउंटिंग बताई हुई है, सेलर लेसी, बायर लेसी। कहता है इफ ट्रांसफर ऑफ असेट इज नॉट सेल, कहता है पहले ही स्टेप में सेल में ही फेल हो गए। अगर IFRS 15 कहता है इट इज नॉट सेल, नो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर, इन रियलिटी इट इज नॉट अ सेल, इट इज अ फेकनेस, नो सेल, नो सेल, सेल ही नहीं है, तब तुम अपनी बुक से असेट थोड़ी हटाओगे, तब तुम असेट को थोड़ी डी रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे हम फैक्टरिंग करते हैं विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, अगर सामने वाले को रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं करें तो आप रिसीवेबल बुक से नहीं हटाते हो। वैसे ही आपने यहाँ पे अगर असेट ट्रांसफर नहीं किया तो आपकी बुक से असेट नहीं हटेगा, आप डेबिट कैश क्रेडिट पीपी नहीं करोगे, सीधा लोन दिखाओगे, जो पैसा मिल रहा है वो लोन है। उस केस में प्रॉपर लोन अरेंजमेंट है, वहां कोई शक ही नहीं है। कहता है लोन कितना दिखाओ, रिकॉर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी, प्रॉपर लोन है। फिर ये भाई फिर क्या दिक्कत है, जब तुमने बेचा ही नहीं है तो तुमने असेट के अगेंस्ट लोन लिया है और उसने लोन दिया है, उसके लिए असेट है। भाई तुम क्या करोगे, तुम्हारी बुक में एंट्री क्या कर दोगे, डेबिट कैश, तुम्हें पैसा मिला, बिल्कुल ठीक है, बट क्रेडिट क्या असेट करोगे, नहीं, लोन। असेट को टच ही नहीं करोगे, असेट को मानोगे नहीं कि बुक से गया है, रियलिटी में असेट कहीं गया ही नहीं है, तुम्हारा लोन है, लायबिलिटी खड़ी हो गई। बट हाँ, अगर ट्रांसफर ऑफ असेट इज अ सेल, तब जो मैंने पढ़ाया सेलर लेसी कब बनते हैं, कौन होता है सेलर लेसी, और बायर लेसोर क्यों बोला जाता है, वो कंसेप्ट आपको समझाया। और क्या अकाउंटिंग होगी, असेट को बुक से हटा दोगे, और जो हमारा लीज है, राइट टू यूज है, उसको रिकॉर्ड कर दोगे, और ये अपने यहाँ पे परचेज और लेसोर अकाउंटिंग लगाएगा। ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमें इसका पढ़ना है कि ये अपनी बुक्स में कैसे लगाएगा, वो स्टेप्स में आपके लिए लेके आ गया। क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज, पीपी को बुक से हटा दिया, भाई जा जा पीपी, अब तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, तू किसी और का है तो बुक से हटाना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज द सेल एट फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना सेल को, मतलब आपने कम ज्यादा पे बेचा हो सकता है बट आपको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना लॉ कहता है। रिकॉर्ड द लीज लायबिलिटी, रिकॉर्ड लीज लायबिलिटी कितनी, जो जो देनी है, क्योंकि दोनों चीज रिकॉर्ड होंगी ना, आरटीयू भी रिकॉर्ड होगा और लीज लायबिलिटी भी, तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी निकाल देंगे। रिकॉग्नाइज अ राइट ऑफ यूज एसेट एज अ प्रोपोर्शन टू प्रीवियस कैरिंग वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जितना पहले एसेट आपके पास जितना था, उस कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में राइट टू यूज रिकॉर्ड करना। भाई राइट ट्रांसफर्ड और राइट रिटेन्ड, वो दोनों आपको देखने पड़ेंगे। मतलब टोटल राइट्स कितने थे,
टोटल फेयर वैल्यू टोटल राइट हो गई, और आपने कितना राइट रिटेन कर लिया है और कितना राइट ट्रांसफर कर लिया है। जितना राइट रिटेन कर लिया है उसके रेशो में आपको आरटीयू बनाना है, राइट टू यूज बनाना है, और फाइनली गेन लॉस ऑन राइट ट्रांसफर टू द बायर। तो ये बच्चा आपका कंसेप्ट हो गया, इसका कोई भी डिफरेंस आएगा वो गेन लॉस चला जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसका डिस्कशन टाइम लगता है, तो इसको इसका एग्जाम्पल अभी मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू गिवन टाइम बच्चों, बट आप जरूर इसके एग्जाम्पल को देखिए, इसके नुआंसेस को देखिए। मुश्किल नहीं है, देखो कुछ नहीं करना है। असेट आया, डेबिट कैश, जो पैसा आ रहा है वो कैश में जाएगा, और जो असेट जा रहा है वो असेट चला जाएगा। और आपने अल्टीमेटली आरटीयू को फिर रिकॉर्ड करना है। अब आरटीयू की वैल्यू क्या लोगे, उसमें कंसेप्ट होता है डेबिट आरटीयू, टोटल राइट रिटेन अपॉन टोटल राइट करके हम कैरिंग वैल्यू के प्रोपोर्शन में उसको निकालते हैं। तो वो है यहाँ पे आपको देखना होता है, ठीक है। तो वो देखोगे जरा सा बेसिक सा स्टेप है, वो भी यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। तो ये सर आपके लिए कंसेप्ट रिवाइज करा दिया आपको सेल लीज बैक का भी, और लाते रहेंगे इस कंसेप्ट को भी। अगर डिटेल में डिस्कस करना हो बच्चों को लगे तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा जिसमें पूरा सेल एंड लीज बैक ही डिस्कस करेंगे, तो वरी नहीं करना है। बट अभी के लिए एक शॉर्ट रिवाइज करा दिया, मेजर मेजर कंसेप्ट लीज के सारे कवर कर लिए अपन ने बच्चा। तो होपफुली आज का सेशन भी अच्छा लगा आपको, जैसे कि सारे सेशन पसंद आ रहे हैं, फायदा हो एग्जाम में आप लोग का, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों सर के लिए। तो इसी के साथ आज फिर अलविदा लेते हैं आप लोगों से। आते रहेंगे सर इस महफिल में, मिलते रहेंगे आपके लिए, नई नई सॉल्यूशन लाते रहेंगे, प्रॉब्लम को दूर करते रहेंगे, लाएंगे नहीं दूर करेंगे, लाएंगे तो उनका सॉल्यूशन भी देंगे। तो तब तक के लिए अलविदा दो, आज महफिल को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, टाटा।